नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित की तरफ से। बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और पिछले हफ्ते की बढ़त आज सोमवार इस हफ्ते का पहला दिन बाजार में हरा रंग छाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल की। सेंसेक्स में 630 अंकों की बढ़त है। 77,535 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 195 अंकों की बढ़त, 23,545 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। 765 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में या निफ्टी बैंक की। 51,365 का स्तर है निफ्टी बैंक का या निफ्टी बैंक निफ्टी का। रुपए में 0.07 पैसे की मजबूती डॉलर के सामने और स्तर है 85.90 का। कच्चे तेल में गिरावट पिछले हफ्ते से जो देख रहे हैं वो आज भी बरकरार है। 71.88 डॉलर प्रति बैरल दाम है ब्रेंट का। 68.03 डॉलर प्रति बैरल दाम है नाइमेक्स का। नाइमेक्स में जिस प्रकार से खबरें आई हैं और उत्पादन बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं और मांग में थोड़ी बहुत नरमी दिखाई दे रही, अनुमान ये कहता है कि शायद $70 के नीचे ब्रेंट आ सकता है आने वाले समय में और करीबन $65 के आसपास आपको शायद नाइमेक्स के दाम आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह अनुमानित है जिस प्रकार की खबरें और परिस्थिति खपत को लेकर के सामने आई है। रुपए में थोड़ी बहुत और मजबूती और उस परिस्थिति में 85.70 85.80 का स्तर हमें रुपए में देखने मिल सकता है। और ये दोनों ही परिस्थितियां दोस्तों, रुपए में मजबूती डॉलर के सामने और कच्चे तेल में गिरावट, उभरते हुए देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक, जैसे कि हमारा भारत देश है। तो अनुमान ये लगाते हैं कि रुपए में थोड़ी बहुत और मजबूती और निचला स्तर कच्चे तेल में देखने अनिवार्य होगा इस हफ्ते। अब आते हैं बाजार के रुख और रुझान के ऊपर। दोस्तों, पिछले हफ्ते जब आपसे जुड़े थे तो हमने दो स्तर बताए थे नीचे की तरफ और दो स्तर ऊपर की तरफ बताए थे और ये भी बताया था कि अगर हम 22,500 के ऊपर टिक गए तो शायद हमें 22,700 और 23,000 का स्तर देखने मिलेगा। ये मैं पिछले हफ्ते सोमवार की बात कर रहा हूँ। और नीचे की तरफ ने बताया था 22,200 और 22,300। बाजार ने बहुत ही सकारात्मक रूप से पिछले 10 दिनों में या 12 दिनों में बेहतरीन तरीके से ऊपर के रुझान हमने देखे हैं और इसका कारण है, एक तो विदेशी संस्थागत निवेशों की तरफ से बिकवाली पिछले हफ्ते 2 दिन में खरीदारी में तब्दील हो गई थी और स्थानीय संस्थागत निवेशों की तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली हमने देखी थी। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी अगर आप देखने जाए दोस्तों तो आज करीबन 12.5 के आसपास शुरुआत हुई थी और मौजूदा स्तर करीबन 13.5 के आसपास और करीबन 4.5-5% की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। हमारा अनुमान ये कहता है दोस्तों इस हफ्ते कि अगर बाजार ने 23,550 और 23,600 के ऊपर निर्णायक तरीके से बंद होते समय इसके ऊपर हम बंद देते हैं 23,550 और 23,600 के आसपास या उसके थोड़ा बहुत ऊपर, तो अगला जो स्तर होगा निफ्टी स्पॉट का वो होगा 23,800। नीचे की तरफ अगर आप गुंजाइश रखते हैं तो अगर मुनाफा वसूली हावी होती है और कुछ खबरें खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ऐसी आती है नकारात्मक, तो शायद उस परिस्थिति में 23,200 और 23,000। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो ये अंतर इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे हमने बताया पिछले 10-12 दिनों में हमने बहुत ही काफी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर के हमने बंद दिया है और ये बंद खरीदारी के साथ, यानी कि वॉल्यूम्स अच्छा है जहां तक खरीदारी का सवाल है। दूसरी तरफ इंडिया विक्स जो कि हमने ऊपर की तरफ देखा था वहां पर नरमाश और जैसे हमने बताया विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली हुई थी पिछले हफ्ते 2 दिनों में खरीदारी में तब्दील हुई है और जिस प्रकार से एक तरीके से ओवरसोल्ड दायरे में बाजार चला गया था, उसका कारण इस प्रकार के जो दायरे हैं वो है। और यह हफ्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि 27 मार्च गुरुवार को इस वित्तीय वर्ष की और महीने की आखिरी एक्सपायरी होगी। तो हो सकता है उठापटक वोलेटिलिटी आपको 26 मार्च यानी कि बुधवार और 27 मार्च यानी कि गुरुवार को थोड़े बहुत ऊपर की तरफ होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ जिन्होंने भी कारोबार किया है
छोटी या मध्यम अवधि के लिए, उनको जिस प्रकार से मुनाफा मिल रहा है, शायद वो भी प्रतिबद्ध होंगे मुनाफा समेटने के लिए, जिसके कारण थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हो सकती है। इन पूरी परिस्थितियों का समीकरण करते हुए ये दायरा उभर करके आया है दोनों ही तरफ। फिर से दोहरा देता हूं आपके फायदे के लिए। नीचे की तरफ 23,200 और 23,000, ऊपर की तरफ अगर हम 23,550 और 23,600 के आसपास बंद होते होते हमने अगर इस स्तर को पार कर दिया या इसके पास पार कर दिया, स्तर आया है, तो 23,800 और ये 23,000 थोड़ा बहुत गुंजाइश एक भारीपन के रूप में भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जब इस स्तर के आसपास हम कामकाज कर रहे थे तो 23,800 को पार करने में हमें बहुत कठिनाई हुई थी। पर अगर ये पार हो जाता है दोस्तों, फिर 24,000 का भी स्तर हम देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय लगेगा और हमें खरीदारी के आंकड़े बहुत ही मजबूत और सकारात्मक रूप से आते हुए दिखने चाहिए, तभी जाकर के ये जो अहम स्तर है, पड़ाव जो है ऊपर की तरफ का, हम जिसे पड़ाव कहते हैं, उसको पार करने में हमें थोड़ी बहुत मदद और सहायता होगी। अन्यथा नीचे की तरफ के रुझान आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से एक्सपायरी के पश्चात दोस्तों 2 अप्रैल 2025 की तारीख तय की गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये टिप्पणियों भी अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सुनाई दी है कि 2 अप्रैल में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, 2 अप्रैल की जो तारीख है रिटेलिएटरी टैरिफ को लेकर के, वहां पर थोड़ी बहुत नरमाश यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई दे सकती है। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी या नरमाश लागू करने के लिए ये अनिवार्य होगा देखना कि किन देशों के ऊपर, किन चीजों पर ये टैरिफ लागू होती है, कितनी मात्रा में टैरिफ लागू होती है और उसका असर क्या आता है। अब ये निर्णायक तरीके से हमें 2 अप्रैल या उसके आसपास पता चलेगा, तो बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पर भी प्रतिक्रिया देगा और हमारे भी बाजार इस बातों को लेकर के प्रतिक्रिया देगा। और एक बात जरूरी ये है कि हमने सामना करना है 10 अप्रैल के पश्चात चौथी और आखिरी तिमाही इस वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर के। तो पहले तो 2 अप्रैल और किस प्रकार से ये फ्लेक्सिबिलिटी या नरमाश का उपयोग करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका टैरिफ रिटेलिएटरी को लेकर के। फिर 10 अप्रैल की तारीख, जहां पर 10 अप्रैल के पश्चात चौथी और आखिरी तिमाही के नतीजे आएंगे इस वित्तीय वर्ष के, और हमारा समीकरण आकलन ये कहता है, अगर हम पिछले 3 तिमाहियों पर नजर डालें या 2 तिमाहियों पर, तो दोस्तों दूसरी तिमाही में थोड़ी बहुत मायूसी थी आंकड़ों को लेकर के। अगर पूरा दूसरी तिमाही का समीकरण सामने रखते हैं और गणित सामने रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरी तिमाही के बाद जब तीसरी तिमाही के नतीजे आए तो आसार सुधरते हुए नजर आए, और कुछ क्षेत्र और उस क्षेत्रों में से कुछ कंपनियों ने, जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी चौथी तिमाही के कारोबार को लेकर के और नए वित्तीय वर्ष के कारोबार के लेकर के, यानी कि भविष्य के कारोबार को लेकर के, वो काफी सकारात्मक थी। तो हमें ऐसा लग रहा है जियोजित में कि अगर चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत भी बेहतर आते हैं तो शायद ये असर जो टैरिफ का है वो और भी फीका पड़ सकता है और बाजार में बुनियादी तर्क के आधार पर सहारा मिल सकता है और खरीदारी आ सकती है लौट करके। इस कारणवश शायद आपको बाजार में थोड़े बहुत और ऊपर की तरफ के दायरे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अनिश्चितता का वातावरण है। और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते सोमवार को 31 तारीख को छुट्टी होगी, बाजार बंद होगी, तो एक छोटा हफ्ता भी होगा और प्रतिक्रिया 2 अप्रैल की टैरिफ की घोषणाओं को लेकर के बाजार में थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण। लेकिन ये सभी समीकरण अगर हम सामने रखते हैं और जिस प्रकार से हमने पिछले आपको याद होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर अगर मेरी याददाश्त सही है तो 4 या 5 मार्च के आसपास हम 22,000 के नीचे गए थे निफ्टी स्पॉट पर, और हम 24 मार्च पर है, यानी कि करीबन 20 दिनों में हमने बहुत ही शानदार करीबन 1,500-1,600 पॉइंट का सफर ऊपर की तरफ तय किया है। अब इस प्रकार के ऊपर के दायरे देखने के बाद कारोबारियां जो कि मध्यम अवधि के लिए जिन्होंने भी सौदे लिखे होंगे वो मुनाफा बांधने आएंगे। एक्सपायरी को लेकर के भी थोड़ा बहुत चिंता है इस हफ्ते। लेकिन अगर आप छोटी मध्यम अवधि की विचारधारा नहीं रखते हैं और अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं, जिसकी राय हम हमेशा देते हैं कि अगर आप निवेशक हैं तो आपको
ज्यादा बेहतर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा आने वाले भविष्य में, अगर आप अच्छी सक्षम मजबूत कंपनी में निवेश करते हैं। उसी तर्क के आधार पर हम हर सोमवार को आपके लिए 2 विकल्प लेके आते हैं लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। आज जो 2 विकल्प है अलग अलग क्षेत्र से है, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल। सीमेंट में दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट। कारण, पहले तो सीमेंट की खपत धीरे धीरे करके बढ़ रही है, दूसरी तरफ निर्माण कार्य केंद्र में सरकार, निर्माण कार्य राज्य में सरकार, रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार और निजी क्षेत्र में क्षमता विस्तार की योजनाएं धीरे धीरे लागू हुई। ये पूरा समीकरण अगर हम सामने रखते हैं तो हमें लग रहा है जियोजित में कि सीमेंट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होगा जो एक उभरता हुआ क्षेत्र नजर आएगा आने वाले लंबी अवधि के समय के अनुसार। लागत खर्च कम हुआ है, उसके कारण मुनाफे के मार्जिन में सुधार हुआ है और मुनाफा भी सुधरा है। और अगर गुंजाइश रही तो सीमेंट के बोरियों के दाम में आने वाले समय में एक साधारण सी वृद्धि आप आती हुई दिख सकते हैं, लेकिन ये अनुमानित है। लक्ष्यांक जो अंबुजा सीमेंट पर हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया है वो करीबन 690 के आसपास का है अनुमानित। और दूसरी कंपनी है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की सिप्ला लिमिटेड। थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति अमेरिका की घोषणा टैरिफ और फार्मा क्षेत्र को एक फटकार देने की बात जो है उसका डर बिल्कुल है, लेकिन उसके पश्चात जो फ्लेक्सिबिलिटी और नरमाश टैरिफ लागू करने की बात करी है रिटेलिएटरी, उसका फायदा भी शायद मिल सकता है फार्मा क्षेत्र को। इसके बावजूद अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर बात करें तो आंकड़ों के आधार पर और मैनेजमेंट की टिप्पणियों के आधार पर हम खरीदारी की राय काफी लंबे समय से सिप्ला लिमिटेड को बनाए रखे हैं। 1700 का अनुमानित लक्ष्यांक सिप्ला पर हमने निर्धारित किया है। अनिवार्य होगा हमारे लिए ये टिप्पणी करना कि अगर ये लक्ष्यांक में परिवर्तन करना है तो नतीजे अगर अच्छे आते हैं या अनुमान से बेहतर आते हैं तो इन लक्ष्यांकों में उसी प्रकार से परिवर्तन होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस प्रकार से नतीजे आएंगे और भविष्य की जो टिप्पणियां होगी उसको ध्यान में रखते हुए हमारी बात शांत। उससे पहले शुरुआत कीजिए, इन दोनों ही स्टॉक में पूरी ताकत मत लगाइए, धीरे धीरे करके निवेश करिए, पूंजी अपने पास रखें, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट आती है और इन शेयर में गिरावट आती है तो आप अपना निवेश धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं और आपका खरीद का स्तर नीचे ला करके रख सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं। अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को, अगर बाजार चालू है तो, लेकिन 31 तारीख है तो बुधवार को बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आएंगे। इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।